नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इनके साथ इनसे संबंधित प्रमुख प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, समय को ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे वह हो जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? काल क्या था? इसका जो काल हो जाएगा वह हो जाएगा, जो इसका काल हो जाएगा वह हो जाएगा 2500 BC से 1750 BC। ठीक है, 2500 BC से 1750 BC। ठीक है, इसके बाद इसको यह एक नगरीय सभ्यता थी और ये इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके साथ मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध में है। और यहाँ से ही जो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई थी वह है विशाल अन्नागार, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने 1921-22 ईस्वी में किया और यह एक मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी। ठीक है, इसके बाद इससे जो संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा नंबर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। इसके बाद ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 1000 BC और जो उत्तर वैदिक काल का समय था वो 1000 BC से 700 BC तक। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और इससे पहले की अगर हम लोग बात करें, जो कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसकी जो भाषा थी वह थी संस्कृत, समाज पितृसत्तात्मक और जो इसका, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था और इसी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में ही लोहे की खोज हुई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की खोज किस काल में हुई? तो वैदिक काल में हुई। तीसरा क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ओके, इसके बाद इनसे संबंधित क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में BC में। जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान था इनका कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, इसके बाद जो इनका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिता कौन थे इसके? पिता थे सिद्धार्थ, माता त्रिशला, कुल ज्ञात्रक कुल। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाइए, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा और बेटी प्रियदर्शनी और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी के साथ जो हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और जो हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन दोनों को हम एक ही साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। ठीक है, और महावीर स्वामी का 540 BC में। ठीक है, इनको दूसरा नाम क्या है? एशिया का प्रकाश, लाइट पुंज। यह क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ
माता त्रिशला, ज्ञात्रकुल, माता। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन। माता त्रिशला, माता त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी यशोधरा, यशोधरा। ठीक है। पुत्र राहुल। ग्रह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग किया। ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारा 6वां क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो हमारे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे वह हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इससे संबंधित प्रमुख क्वेश्चनों को हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इनके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने 322 ईस्वी में, इन्होंने 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में इन्होंने गद्दी ग्रहण की। गद्दी ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने ये जैन धर्म के समर्थक थे। ये जैन धर्म के समर्थक थे। और इनके जो प्रमुख प्रधानमंत्री थे वह थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, तो हम यहीं पे ले लेते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? वही थे चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। और इनकी प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र। इनका नाम है कौटिल्य। ओके। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो बहुत ही ज़रूरी है, अर्थशास्त्र जो लिखी गई वो किस क्षेत्र में लिखी गई? तो वो राजनीति के क्षेत्र में लिखी गई। काफ़ी लोग अर्थशास्त्र देख करके सोचते होंगे कि वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लिखी गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राजनीति के क्षेत्र में लिखी गई। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस शासक में लड़ा था? कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। तो अशोक 269 में गद्दी पर बैठा। इसी के साथ 269 में गद्दी पर बैठा। और 261 BC में, ठीक है, 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक है। इसी के साथ शुरू करते हैं। और यही वह शासक था जिसने भारत में शिलालेख पद्धति को शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया? ऑब्वियस सी बात है, कलिंग युद्ध के बाद, जो 261 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। इसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम दिया गया है, लेकिन ये चंद्रगुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह था श्रीगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। फिर चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। और इसकी जो उपाधि थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इसकी जो उपाधि थी वह थी महाराजाधिराज। इसको कभी भी हम लोग नहीं भूलेंगे। इसके बाद आ जाइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है। इसके बाद यह गद्दी पर कब बैठा? यह गद्दी पर बैठा 335 ईस्वी को। और इसकी जो उपाधि थी वह थी कविराज। और जो इसके दरबारी कवि थे वह थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख भी बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ये बिल्कुल ऑब्वियस पुस्तक। और इसके जो संस्थापक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो इसके संस्थापक थे वह थे कुमारगुप्त। और इसका जो अन्य नाम है वह है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। इसको बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड, जो कि लंदन में यूनिवर्सिटी है, वह भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है। इसमें कुछ नहीं समझाने लायक। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित्र के लेखक थे बाणभट्ट।
अब बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वह थे हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन का शासनकाल ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और इन्हीं के समय पर ह्वेनसांग भारत आया था, जो कि बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। ठीक है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन बनता है, अजंता की गुफा कहाँ पर है? यह है महाराष्ट्र में, यह है महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में। और इन्हें 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो वो थे पाणिनि। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14, जिसको हम लोग कहते हैं ये शिव के डमरू बजाने से उत्पन्न हुई। और शिव के डमरू बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसको कलेक्ट किसने किया? तो पाणिनि ने किया। तो एक बार हम दोहरा लेते हैं अपने महेश्वर सूत्र को भी। और अयोण, ऋग्वेद, अयोंग, अवैज, हैवरट, लौड़, अमगणदम, जबय, खटदस, जब गणधस, कप, छठ, तचौ, कपय, सक्सर, हल। ओके, 14 कंप्लीट। इसके बाद अगला है आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणित और खगोल शास्त्र। तो आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी और उन्होंने खगोल शास्त्र के विषय में भी काम किया। अगला क्वेश्चन, फायान किस काल में भारत आया था? गुप्त काल में। इन्होंने जीरो की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा था? हरिश्चंद्र। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उन्हीं के कहने पर उन्होंने लिखा था। अगला था प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो वह हो जाएगा गुप्त काल। तो आज की हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी शुरुआत में मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का आपको प्रयास करता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को बना कर रखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।